Hello everyone, I am Dr. Abhishek Gakhar. Welcome to the podcast Talk with Dr. Abhishek Gakhar. So today we have a special guest with us. She needs no introduction. She is an ex-councillor, mayor and now the most eligible person for member of parliament from BJP, Bharatiya Janata Party. कमलजीत शेरावत मैम, वेलकम टू आवर चैनल. धन्यवाद. बहुत लोग इनको जानते हैं मैम को, वेस्ट दिल्ली वाले सब लोग जानते हैं. सो जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं ये पूछना चाहूँगा, कमलजीत मैम कौन है? हु इज़ कमलजीत? कमलजीत शेरावत पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में पली बड़ी जन्म हुई एक ऐसी साधारण सी कार्यकर्ता है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही थी. मेरा जन्म उत्तम नगर में हुआ. मेरी पढ़ाई जनकपुरी गवर्नमेंट स्कूल में हुई है. मैंने बीकॉम ऑनर्स किया, एमकॉम किया, बीएड किया, फिर मेरा पीजीटी टीचर के रूप में केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ. मेरे जॉब ट्रांसफरेबल थी. मेरी बेटी बॉर्न हुई तो मुझे जॉब छोड़ना पड़ा और अपनी फैमिली बिजनेस को, एजुकेशन का फैमिली बिजनेस, उसको ज्वाइन किया. LLB भी किया, CS इंटर भी किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस भी किया, क्योंकि ये वो फील्ड हैं जिनकी किसी भी व्यक्ति को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. और भारतीय जनता पार्टी में लगातार बहुत लंबा काम किया है. मैंने ज़िले से अपनी यात्रा शुरू करी. मैं ज़िले में पहले महिला मोर्चा में महामंत्री थी, फिर उपाध्यक्ष बनी, फिर प्रदेश में 3 बार मंत्री बनी, उपाध्यक्ष बनी, महिला मोर्चा अध्यक्ष बनी और अभी मैं महामंत्री के पद पर हूँ. राजनीतिक दृष्टि में चुनाव की अगर बात करें तो 2008 में मैंने मटियाला विधानसभा का चुनाव लड़ा था. थोड़े से मार्जिन से मैं रह गई थी. 2017 में मैंने साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वार्ड द्वारका बी से चुनाव लड़ा और 272 सीटों में से सबसे हाईएस्ट मार्जिन अराउंड 10,000 से मैंने चुनाव जीता. इसके बाद पार्टी ने मुझे मेयर बनाया, 2 बार लीडर ऑफ हाउस बनाया, स्टैंडिंग कमेटी मेयर बनाया. अभी भी मैं इसी वार्ड से सेकेंड टाइम पार्षद हूँ और स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हूँ. जब मेयर के रूप में काम करने का मौका मिला तो मुझे लगा कि ऐसा क्या हो जो डिफरेंट हो, क्योंकि हम एक ज़मीन से उठे हुए हैं. मैंने वो समय देखा है जब मेरी गली में खड़ंजे का रोड भी नहीं था, लाइट भी हम दूसरे घर से मांग कर ही लेते थे. 10 रुपये बल्ब के हिसाब से पेमेंट होती थी. अच्छा. तो जब वो समय देखा है तो लगा कि हम क्या कर सकते हैं. तो उसमें पहला जो मुझे काम समझ में आया कि प्रधानमंत्री जी ऊर्जा संरक्षण पर बहुत ध्यान देते हैं और उन्होंने एक अवार्ड निकाला था सभी कॉरपोरेशंस के लिए कि आप ऊर्जा संरक्षण कैसे करेंगे. अच्छा. तो मैंने अपने डिपार्टमेंट से बैठकर बात की तो मुझे पता चला कि हमारी 2,70,000 लाइटें हैं साउथ दिल्ली की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में जो सोडियम लाइट है. ओके. सोडियम लाइट की जो एनर्जी जो चार्ज करती है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है और LED बहुत कम करती है. बचपन को देखे तो बल्ब घर में 150-200 वाट के होते थे. शुरू में तो आज ये जो LED हैं 6 वाट की, 9 वाट की. बिल्कुल बिल्कुल. इस बात पे ध्यान किया तो लगा इससे बहुत बड़ी सेविंग हो सकती है. लेकिन फिर बात हुई फाइनेंस, जो सबसे बड़ा फैक्टर था. बिल्कुल. तो फाइनेंस में साउथ कॉरपोरेशन सिर्फ 4,000 करोड़ की है, जबकि जो आप दिल्ली गवर्नमेंट की बात करेंगे वो 75,000 करोड़ की है. बहुत पैसा है दिल्ली सरकार के पास, लेकिन साउथ कॉरपोरेशन के नहीं था. तो EASL जो कंपनी है वो लिमिटेड कंपनी है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, जो इन लाइटों को मैन्युफैक्चर करती है, LED लाइट को. मैंने उनके GM से बात की. मैंने उन्हें कहा कि सर देखिए, हमारा जो बिल 18 करोड़ का आता है वो 2 करोड़ का हो जाएगा. 16 करोड़ रुपये हर महीने बचत होंगी. हमारे पास एक लमसम देने के लिए पेमेंट नहीं है, आप हमारी इंस्टॉलमेंट बना दीजिए, हम आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा दे देंगे. ये निगम के बेहतर के लिए नहीं, ये दिल्ली के बेहतर और देश के बेहतर के लिए. बिल्कुल. तो आप हमारी मदद करिए. उन्होंने इस बात को मान लिया और हमने बिना एक भी रुपया खर्चे 2,70,000 लाइट को 3 महीने के अंदर LED में चेंज कर दिया. और हमने अपनी रिपोर्ट भेजी अपनी जहाँ पे असेसमेंट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और वहाँ पर हमें सिलेक्ट किया गया. और उस समय के जो राष्ट्रपति है महामहिम रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने मुझे और मेरे कमिश्नर को फर्स्ट प्राइज़ का अवार्ड दिया. तो पैसे भी नहीं लगे और हम भारत में फर्स्ट भी आ गए. बहुत बढ़िया. तो ये इसी तरह से मैं और कहना चाहती हूँ कि मैं बनी तो मुझे जगह जगह कबाड़ का ढेर दिखाई दिया, क्योंकि कॉरपोरेशन में क्या होता है, पुरानी गाड़ियाँ उठानी, रेडी उठानी, पुराना सामान लोहे का उठाना, ढेर पड़ा हुआ था. तो मैंने पूछा कि इसका क्या होगा. तो उन्होंने कहा कबाड़ी को जाएगा और वो उसको गला देंगे और ये लोहा बन जाएगा. मुझे लगा कि कुछ अच्छा होना चाहिए. प्रधानमंत्री जी अगेन स्टार्टअप पे बहुत ध्यान दे रहे थे. बिल्कुल. तो मैंने एक टीम के बारे में पढ़ा. स्टार्टअप वो बच्चों की, यंग बच्चों की टीम थी. उन्होंने कहा था कि हम कबाड़ से कुछ अच्छा कर सकते हैं. हाँ जी. उस टीम को मैंने दिल्ली बुलाया. दिल्ली बुलाकर उनको वो सब दिखाया. उन्होंने कहा हम इससे ना आपको स्कल्पचर्स बनाकर दे सकते हैं.
तो हमने उनको 8 एकड़ की जगह, जो कि ढेर वहाँ कूड़ा पड़ा हुआ था निजामुद्दीन पर, हमने उस जगह को दिखाया। वो बहुत प्रोमिनेंट लोकेशन थी। हमने कहा कि इस जगह पे आप हमें 7 वंडर जो स्कल्पचर्स हैं वो बना दीजिए, रेप्लिका बना दीजिए। जब तक उन्होंने वो तैयार की, हमने पार्क को ग्रीन करके, ब्यूटीफाई करके, साफ करके सुंदर बनाया। और उन्होंने 7 वंडर पार्क में ताजमहल भी बनाया, एफिल टावर भी बनाया। अच्छा, ये सब वेस्ट से? ये सब वेस्ट है, उस वेस्ट से जिसका कोई यूज़ नहीं था। ओके। और अभी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो दिल्ली की अगर आप ढूंढेंगे ना कि बेस्ट टूरिस्ट प्लेस कौन से हैं, तो उसमें 7 वंडर पार्क आता है। अच्छा। तो उसमें 10,000 से लेकर 50,000 तक लोग रोज आते हैं। अच्छा। तो ये काम हमने किया जो बहुत अलग था। 18 फ्लाईओवर से नीचे बहुत गंद था। तिलक नगर, राजौरी, लाजपत नगर, सराय काले खां, बिजवासन, पालम, इन सब को साफ करा के, और आप उससे भी बड़ी बात करेंगे तो जब हम T3 से आते हैं तो जो राउंड अबाउट था, पहले वहाँ कुतुब मीनार की रेप्लिका लगी थी। हाँ जी। वो थोड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम आई, तो अब हमने वहाँ पे म्यूजिक वाली एक टीम बिठाई है। वो भी वेस्ट से ही बिठाई है। वो अच्छा। तो फिर अब हमने कॉन्सेप्ट ही अडॉप्ट कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। आप द्वारका में भी जाएंगे तो जगह जगह स्कल्पचर्स लगे हुए हैं, वो सब वेस्ट से ही ये जितने भी हैं सब वेस्ट से लगे हुए हैं। ये सब वेस्ट से लगे हैं। ये चीज़ द्वारका वालों को मैं बता देता हूँ कि जितने भी स्कल्पचर यहाँ पे हैं ये सब वेस्ट से बने हुए हैं। हाँ जी। और फिर मेरे इन कामों का मुझे ये फल मिला, या कहूँ कि अप्रिसिएशन मिला, कि मुझे यूएनओ की कॉन्फ्रेंस में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया। ओके, बहुत और बढ़िया। किसी भी मेयर के लिए वन टाइम अपॉर्चुनिटी ही बहुत बड़ी होती है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है। बिल्कुल। मुझे पहली बार भेजा गया, सेकंड टाइम किसी और को जाना था, लेकिन सेकंड टाइम इनविटेशन बाय नेम आया मेरे, तो मुझे फिर से भेजा गया। ओके। तो मैंने 2 बार यूएनओ में भारत के निगम का प्रतिनिधित्व भी किया है। ओके। और भी काम पूछना चाहेंगे तो मैं बता हाँ सकती हूँ। मैम, एक सवाल है थोड़ा सा। जैसे द्वारका में थोड़ी सी पानी की दिक्कत है, खासकर डीडीए में, तो पानी की सप्लाई कभी आती है कभी नहीं आती है, इसके ऊपर कुछ कर सकते हैं हम, या कुछ हो सकता है? आप 2014 से पहले ध्यान करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की द्वारका में एक बहुत पब्लिक रैली बहुत बड़ी हुई थी। उसमें नरेंद्र मोदी जी ने बोला था, उस टाइम पानी था ही नहीं, टैंकर से आता था पूरा पानी, टैंकर, चाहे सोसाइटी थी, डीडीए था, गांव था, सब जगह सिर्फ टैंकर से आता था। और हर सोसाइटी में टैंकरों की लाइन लगी रहती थी। उस समय मोदी जी ने वहाँ से मन से कहा था कि मैं द्वारका को टैंकर मुक्त कर दूंगा। उन्होंने अपना वादा निभाया, मुनक नहर से दिल्ली को जुड़वा दिया। ये दुर्भाग्य हुआ कि जिस दिन वो जुड़ा, उसमें बीच में एक आधा किलोमीटर प्रॉब्लम आ गई थी, जुड़ने में थोड़ा टाइम लगा। जब तक वो 2-3 महीने में प्रॉब्लम प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करके हल की, टाइम लग गया 2-2.5 महीने। तब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आ गए, वो श्रेय उन्होंने ले लिया, लेकिन वो काम प्रधानमंत्री जी ने किया था। अब मैं आपकी आगे बात का जवाब देती हूँ, जो समस्या आज है। कोई भागीरथ द्वारका में, दिल्ली में नहीं आने वाला जो नई गंगा ले आएगा। पानी ना हिमाचल और दे सकता, ना पंजाब, कोई भी स्टेट अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं दे पाएगी। और दिल्ली अब यूँ नहीं बस रही है, दिल्ली यूँ बस रही है, वर्टिकल है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। दिल्ली को 2 पानी की लाइन डालनी चाहिए थी। 2980 करोड़ रुपए मेरे सामने गडकरी जी ने जल मंत्री होते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिया 8 नालों पे एसटीपी लगाने के लिए। मैं गवाह हूँ। हाँ जी। वो डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट कभी मरते नहीं है। नहीं बिल्कुल। उन्होंने कहा कि इन 8 नालों पे एसटीपी आप पानी की लगा दीजिए सिस्टम, पानी जो होगा उसको आप बाथरूम के लिए अलग लाइन डाल दीजिए, ड्रिंकिंग वाटर आ जाएगा यमुना का जो मीठा पानी है, और जो आपका पोछा लगाने के लिए है, गाड़ी धोने के लिए है, जो बाथरूम यूज़ के लिए है, आप उस पानी को एसटीपी लगा के क्लीन करके सेकंड लाइन दे दीजिए। ओके। लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। उसी पानी को आप पीते हो, उसी पानी से आप बर्तन साफ कर रहे हो, उसी पानी से आप घर में पोछा लगाते हो, गमलों में दे रहे हो। कहाँ से आएगा पानी? इस पानी की समस्या के लिए बहुत जल्द ही जब दोबारा वोटिंग होगी तो दिल्ली में मोदी की सरकार को लाना पड़ेगा, ताकि वो इस विज़न से काम करे। विज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी शहर के लिए, खासकर दिल्ली के लिए। अगर नेता विज़न वाले नहीं हैं तो ये वोट तो देगा कोई और, लेकिन भुगतेगी द्वारका। बिल्कुल। हाँ जी बताइए। द्वारका में जितना काम हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, द्वारका एक्सप्रेसवे अपने आप में वरदान है। बिल्कुल। जिस सफ़र को तय करने में 30 घंटे से 2 घंटे कोई इसका मार्किंग नहीं थी, आप मात्र 3 मिनट में आ जाते हैं। Yes. आप यहाँ पे भारत वंदना पार्क बन रहा है,
450 करोड़ का वो पार्क है जो एशिया में सबसे बेस्ट होगा। 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अभी खुले हैं द्वारका के, और हर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अलग अलग फैसिलिटीज दी गई हैं। द्वारका के अंदर फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है 35,000 कैपेसिटी का, गोल्फ कोर्स बन रहा है, अच्छा। और रिवर फ्रंट बना है। तो ये सब काम केंद्र सरकार का है? ये सब केंद्रीय। आपको क्या, अब द्वारका में रहते हैं, आपको अंतर नहीं, नजर मुझे आता? तो अंदाजा है, मैं जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये सब काम केंद्र सरकार का है जी। और अभी अर्बन एक्सटेंशन रोड का जब उद्घाटन, क्योंकि थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ गई, दिल्ली सरकार ने पेड़ काटने की परमिशन में सालों साल लगा दिए। जब उन्होंने परमिशन नहीं दी तब एलजी को फाइल मंगवाकर परमिशन देनी पड़ी। अब अर्बन एक्सटेंशन रोड जो द्वारका एक्सप्रेसवे के पैरेलल रोड है, वो भी आपका 4-5 महीने में शुरू होगा। तो आपका जयपुर जाना, देहरादून जाना मात्र 2 घंटे में आप जा पाएंगे। यहीं से सीधा चढ़ेंगे और जयपुर आप 2 घंटे में उतर जाएंगे, आप देहरादून 2 घंटे में उतर जाएंगे। ये रोड की कनेक्टिविटी भी आपको 3-4 महीने के अंदर मिल जाएगी। और ये जो नाला है द्वारका का, जिसको हम परेशान हैं, सेक्टर 11 वाले, सेक्टर 19 वाले, हर साल एसी खराब हो जाते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फ्रिज खराब हो जाते हैं, हर सीजन में एसी गैस रिफिल कराओ। बिल्कुल। इसके लिए एलजी साहब की एक अध्यक्षता में सारे डिपार्टमेंट की कमेटी बनाई गई और इसका नाम ड्रेन से हटा के साहिबी नदी किया गया। अच्छा। एलजी साहब ने इसके लिए बहुत काम किया। आपने देखा होगा इतना भारी भारी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ था। दिल्ली सरकार हाई कोर्ट चली गई, उन्होंने कहा एलजी क्यों काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने दिल्ली को कह दिया कि ठीक है आप कर लीजिए, और एलजी को रोक दिया। आज काम होना ही बंद हो गया। और एलजी साहब का और हमारी मिनिस्ट्री का ये विज़न था कि साहिबी नदी में एक बोट चले, जो यहाँ से मान लीजिए पंजाबी बाग जाना है तो हम रोड से क्यों जाएं, हम यहाँ से स्टीमर में बैठे 5 मिनट में पंजाबी मैं बाग आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मैं सिंगापुर में था और वहाँ पर भी ऐसा ही है, उनका ड्रेन को वो यूज़ कर रहे हैं, सेम इन थाईलैंड, अपने ड्रेन को वो यूज़ कर रहे हैं फॉर ट्रैवलिंग पर्पज़। वहाँ पे बोट चलती हैं और बोट स्टेशन है बाकायदा। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जैसे ही हमें दिल्ली की जनता आशीर्वाद देके हमें दिल्ली और सेंटर दोनों में लेकर आएगी, तो ये जो है इसको हम ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बनाएंगे। अच्छा। ये ट्रेन को डेवलप करेंगे, इसके रिवर फ्रंट डेवलप करेंगे, और इसको हम बोट सिस्टम, ट्रैवलिंग प्लस जो सामान आता है उसके लिए हम इसको कर देंगे। पूरा इसका प्लान तैयार है, लेकिन दिल्ली सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है। तो इसलिए दिल्ली सरकार में जब तक ये, मैं कभी पॉलिटिकल, मैं ये नहीं कहती कि सब जगह बीजेपी हो जाएगी, लेकिन कोऑर्डिनेट तो करना पड़ेगा, वो सरकार तो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए ये पैसा नहीं देते हैं। अभी आपने देखा होगा मेरठ का जो रैपिड रेल का है, पैसे नहीं दिए तो हाई कोर्ट को क्या कहना पड़ा, इन्होंने कहा पैसे नहीं है। हाँ जी। तो हाई कोर्ट ने कहा कि आपके पास ऐड के लिए पैसे हैं और दिल्ली की जनता के लिए पैसे नहीं है, और जो पॉल्यूशन है उसके लिए भी लेकर माइंड में बहुत प्लान है। ये कह सकती हूँ कि विज़न वाली सरकार दिल्ली को दीजिए, मेरा निवेदन है दिल्ली वालों से। और आपको 50 दिन दिल्ली के लिए देने पड़ेंगे, खुद दिल्ली के लिए बाहर निकलकर लोगों से अपील करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पक्ष और विपक्ष का चुनाव नहीं है, ये दिल्ली का चुनाव है, ये देश का चुनाव है। आप भी तो देखिए, आपका ट्रैवलिंग जॉब है, आपका बिजनेस भी सब जगह है, आपको अपनी प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए जाना पड़ता है, तो आप बाहर जाते हैं तो आपको क्या अंतर महसूस होता है अब के भारत और विदेशों में जो आप देखते हैं? मैम, एज अ इंडियन अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अंतर महसूस होता है। आपसे मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करूँगा। लास्ट ईयर, मतलब मैं आई वॉज इन सिंगापुर, तो आई वॉज ट्रैवलिंग इन अ कैब। सडनली इन बिटवीन द कैब पर्सन सेड कि आप इंडिया से, मतलब यू आर फ्रॉम इंडिया? आई सेड यस। ही सेड मोदी जी बैंड 2000 रुपीज़ करेंसी। मतलब मुझे भी नहीं पता था ये चीज़ हो गई है। तो उसके बाद उसने कहा इंडियन इकोनॉमी इज़ चेंजिंग कम्प्लीटली। सो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क लगता है हमें। उसके बाद अभी 2 months बिफोर आई वॉज इन टोक्यो, तो मैं वहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर में था 7-Eleven पे। तो वहाँ पे जैपनीज़ थोड़ी सी ज़्यादा चलती है, इंग्लिश सब लोगों को समझ नहीं आती है। तो मैं कुछ सामान समझा रहा था उसे जो मुझे चाहिए था, तो वहाँ पे उनको समझ नहीं आ रहा था। तो एक और जैपनीज़ पर्सन साथ में खड़े थे, तो उनको मैंने समझाया ट्रांसलेट करके, कि मतलब उन्होंने मुझे हेल्प करी उस चीज़ में। तो उन्होंने कहा फ्रॉम वेयर यू आर? आई सेड इंडिया। ही सेड इंडिया, हाउ इज़ मोदी जी डूइंग, व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्लान? सो मतलब वर्ल्ड इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, फ्रॉम इंडिया। ठीक है ना। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर ना आज के टाइम में कोई भी आम आदमी नहीं है, ये सब खास आदमी है। एक होती है सरकार, एक होते हैं गवर्नमेंट मेकर्स। सो
हम सब के पास पावर है वोटिंग की. वी कैन चूज एंड सिलेक्ट आवर लीडर. अब हमें ये देखना है कि हमें किस विजन से काम करना है. इफ़ वी लुक इन टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज, सो विजन उसके लिए बहुत ज़रूरी है. और आज के टाइम पे अगर आपके पास विजन नहीं है, सो यू कैन नॉट वर्क.